नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी, जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको ये सिखा सके कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या है बेहतर तरीका। दरअसल जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। तो योर मनी ना ही सिर्फ आपको ये बताता है कि बचत करना क्यों जरूरी है, बल्कि उस बचत किए गए पैसे को कहाँ लगाना है उसके बारे में भी आपको राय देता है। तो अगर अब तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान नहीं की है, फ्यूचर को प्लान नहीं किया है, तो आज से अभी से योर मनी के साथ जुड़कर आप कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टार्टिंग कर चुके हैं तो भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। तरीका क्या है शो में आने का, आपकी स्क्रीन पर है mf@moneycontrol.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा #AskAwaz योर मनी लिखकर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी जा रहा है, वहां आप ये हैशटैग लिखकर अपने सवाल भी पोस्ट कीजिए। प्लस आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। आज हमारे साथ मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट मौजूद हैं। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज हम शामिल करें शो में, उससे पहले आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे और वो है लोन। दरअसल ये लोन एक ऐसा टर्म है जहां हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए बैंकों की मदद लेते हैं, लेकिन अगर इस मदद का इस्तेमाल और टाइमिंग सही तरीके से की जाए तो ही ये बेनिफिट होती है, अदरवाइज ये मुसीबत भी बन जाती है। तो विरल आज आपको यही बताएंगे कि जो गुड लायबिलिटीज होती हैं या फिर गुड लोन और बैड लोन क्या होते हैं, कर्ज हमें कब लेना चाहिए, किन जरूरतों को लेना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए लोन लेने से पहले, ताकि वो एक गुड लायबिलिटी के तौर पर ही रहे, बैड लायबिलिटी में टर्न ना हो। तो विरल बताइए हमारे व्यूअर्स को गुड और बैड लायबिलिटीज के बारे में। थैंक यू दीपाली जी, आपने शो पे बुलाया मुझे। आपने सही कहा। आज अगर हम देखें, आज इंडिया में, भारत में उधार तो काफी आसानी से मिल जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। बट मैं आज ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी आप लोन लेते हैं, वो लोन आपको डिवाइड करना चाहिए। लेने से पहले सोचना चाहिए क्या वो गुड लोन है या बैड लोन है। अभी ये गुड लोन और बैड लोन क्या होता है, यानी गुड लोन अगर आप देखें तो जो लोन आप जिसको आप ऐसा इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, आपको आपके जहां पे भी आप वो लोन जिस वजह से लोन ले रहे हैं उसको आपको एसेट क्रिएट करके दे रहा है, या तो उसका इंटरेस्ट रेट कम है तो वो गुड लोन है, और कहीं ना कहीं जो जिस वजह से आप ले रहे हो उसकी वैल्यू को वो कहीं ना कहीं आगे जाके वो आपको इंक्रीज करके दे रहा है। तो बैड लोन क्या हो सकता है, जहां पे इंटरेस्ट रेट आप बहुत ही ज्यादा दे रहे हो उसको आप बैड लोन कह सकते हो। और अगर देखें तो बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है और उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो उसको आप बैड लोन कहते हो। और कहीं ना कहीं वो आपकी जो वैल्यू है उसको वो कम करता है, नहीं के इंक्रीज करता है। जैसे गुड लोन में अगर आप गुड लोन लेते हो तो कहीं ना कहीं जिस वजह से आपने गुड लोन लिया है तो उसकी वैल्यू को वो इंक्रीज करता है। वैसे ही बैड लोन जो होता है आपके वैल्यू को वो डिक्रीज करता है। तो लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी गुड लोन होती है और कौन सी बैड लोन होती है। ओके, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कब हमें लोन लेना चाहिए, लेकिन आम तौर पे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ये कुछ ऐसे लोन हैं जिसके सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स होते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये तो कुछ ऐसी नेसेसिटी हैं या फिर कुछ ऐसे सपने हैं जिनको पूरा करने के लिए लोन की मदद ली जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक तरीके का लोन ही होता है। कहते हैं क्रेडिट कार्ड का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा तो यही आपका जो क्रेडिट कार्ड है ये आपकी एक बैड लायबिलिटी के रूप में टर्न हो जाएगा। तो ये बताइए किस तरीके के लोन से हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दीपाली जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा और दर्शकों को भी ध्यान रखना है कि जो गुड लोन होती है, जैसे होम लोन हो गया, उसको आप गुड लोन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? एक तो आप वो घर के लिए ले रहे हैं, आपकी घर की वैल्यू जो है वो आप एज एन एसेट उसको कंसिडर करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ सालों के बाद वो एप्रिशिएट होकर आपको मिल सकती है, और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट पे भी टैक्स बेनिफिट मिलता है और इंटरेस्ट को भी आप एज ए टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो गुड लोन हो गया। फिर एजुकेशन लोन यानी स्टूडेंट लोन, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, डेफिनेटली बच्चों को फायदा होगा
और कहीं ना कहीं वो एक एज एन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको देख सकते हैं। सिमिलरली स्टार्टअप और बिजनेस लोन, ये भी गुड लोन की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आपके बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ एक आप नया बिजनेस, नया स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो गया गुड लोन। सिमिलर वे में जैसे आपने क्रेडिट कार्ड कहा, तो क्रेडिट कार्ड को बैड लोन में रखता हूँ, क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल, जैसे आपने सही कहा कि इस्तेमाल अगर सही तरीके से नहीं होता है, मैं उसका पेमेंट जो है मेरा क्रेडिट कार्ड से मैंने स्पेंड तो किया, बट मैं अगर टाइमली पेमेंट नहीं करता हूँ तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इंटरेस्ट की 15 से 25% से वो आपको इंटरेस्ट से आपको उसको भुगतान करना रहता है, तो वो एक बैड लोन हो गया। और सिमिलर वे पर्सनल लोन और कार लोन, क्योंकि कार भी अगर आप लेते हो लोन से तो उसका जो वैल्यू है, यानी आप अगर 5 या 10 साल के बाद बेचना चाहोगे तो उसकी जो वैल्यू है, आपने जिस वैल्यू का उसकी ली रहेगी, लोन ली रहेगी, वो वैल्यू आपको घटकर वापस आएगी, तो वो भी एक बैड लोन हो गया। और पर्सनल लोन तो हमेशा ऐसा कहते हैं कि पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं कुछ इमरजेंसी होती है, प्रॉब्लम्स में आते हैं, इसके लिए हम लोग पर्सनल लोन के लिए जाते हैं, बट उसको भी मैं कहता हूँ कि वो बैड लोन है, हो सके तो अवॉइड करिए। बिल्कुल। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जब आगे से आप लोन ले किसी भी तरीके का, तो इन बातों का ख्याल रखें। क्रेडिट कार्ड को भी एक नेसेसिटी के तौर पे देखना चाहिए, ना कि एक लग्जरी के तौर पे। अगर आप क्रेडिट कार्ड ओन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको क्रेडिट कार्ड पे मिलते हैं अगर आप कुछ नेसेसिटी की चीजें लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी हो, टाइमली पेमेंट बहुत जरूरी है। सिमिलरली पर्सनल लोन की जैसे बात की विरल ने, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, लेकिन आई एम श्योर पर्सनल लोन वही लोग लेते हैं जिनको बहुत इमरजेंसी होती है। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ अपनी लग्जरी के लिए आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो ये गलती ना करें, ये फिर बैड लोन में हो जाएगा। नेसेसिटी के लिए डेफिनेटली ले सकते हैं, इसीलिए ये टूल बना भी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए सवालों करते हैं शामिल। इंद्रनील चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इंद्रनील नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते मैडम। हेलो, सुनाई दे रहा है? नमस्ते जी नमस्ते। तो मेरा जी, सवाल बिल्कुल। था मेरा साल अभी 25 साल है। मैं 2019 से एसआईपी स्टार्ट किया है। तो मेरा फर्स्ट एसआईपी था एसबीआई फोकस्ड फंड में। मैं 4000 करके एसआईपी करता था। तो फिलहाल मैंने वो एसआईपी को डिवाइड किया है दो फंड में। एक है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैं 2000 करके एसआईपी कर रहा हूँ, और फोकस्ड में मैंने 3000 कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। और मेरा एक लमसम अमाउंट है 11,17,000 का, जो मैंने एसबीआई ब्लू चिप में रखा है। मेरा टारगेट है 10 साल बाद कि टोटल अमाउंट 40 लाख तक जाएगा। ओके, तो आपने जो फंड्स अभी बताए हैं उसमें आपके पास 3 फंड्स हैं, जिसमें आपके ऑलमोस्ट 6000 की एसआईपी चल रही हैं। एसबीआई ब्लू चिप में आपने लमसम किया हुआ है। 2 चीजें बताइए, ये जो आप 6000 की एसआईपी कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं, कितना टाइम हो चुका है? इंद्रनील जी, आपकी एसआईपी कब से चल रही हैं ये? 2019 से। ओके, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। विरल, 3 साल हो चुके हैं एसआईपी को। एसबीआई ब्लू चिप में भी लमसम है 12 लाख रुपए, 40 लाख का ही टारगेट है 10 साल में, तो बहुत अग्रेसिव टारगेट नहीं है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इनकी इनकम अच्छी है, 5 लाख रुपए महीना ये कमाते हैं। तो क्या सजेशन रहेगा इनके टारगेट के लिए, क्या व्यू है? उनकी जैसे करंट एसआईपी, यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से कहा 6000 के आसपास की कुछ एसआईपी चल रही है, राइट। और अगर देखें तो 10 साल के अंदर इतनी एसआईपी से वो 14 लाख जमा कर सकते हैं, ठीक है। 12% का भी अगर हमने रिटर्न पकड़ा, और उनके 12 लाख तो ऑलरेडी जमा है एसबीआई ब्लू चिप में। सो मोटा मोटी अगर हम देखें तो 25-26 लाख वो कर सकते हैं। अगर उनको वैसे देखने जाए तो पूरा अगर उनको 40 लाख अगर 10 साल में करना है, तो टोटल अगर 17,000 की एसआईपी वो करते हैं, 17,000 की एसआईपी अगर वो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो 40 लाख 10 साल में इजीली वो अचीव कर सकते हैं। और जो फंड्स हैं इनके पास, उन्हीं के साथ कंटिन्यू करें या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, या कुछ और फंड्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे अगर ये 17,000 की एसआईपी करते हैं तो? यस दीपाली जी, 2 फंड्स वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो लार्ज एंड मिड कैप का जो कैटेगरी है वो यहाँ पे मिसिंग है, तो वो भी एक देख सकते हैं। और एक सेक्टोरियल फंड्स भी ले सकते हैं। हालांकि उनका जो टेन्योर है, उन्होंने कहा है 10 साल। एक सेक्टोरियल फंड्स भी रहते हैं, तो काफी वो एग्रेसिव
तरीके से वो रिटर्न्स दे सकते हैं। सेक्टोरियल फंड स्पेशली मैं बोलूंगा यहाँ पे आज के टाइम पे बैंकिंग एंड फाइनेंस जो फंड्स होते हैं, बैंकिंग कैटेगरी के फंड्स जो होते हैं, उसमें डेफिनेटली अभी वो जा सकते हैं। तो दो फंड्स ऐड कर सकते हैं और टोटल एसआईपी उनको जो करनी है वो 17,000 की टारगेट करनी है। तो यानी एग्जिस्टिंग फंड जो हैं 3 उनके साथ भी कंटिन्यू करें और 2 फंड्स ऐड कर लें। स्पेसिफिक नेम आप दे सकते हैं क्या कि कौन से मिड कैप या फिर कौन से बैंकिंग और फाइनेंस फंड कोई ऑप्ट करें? यहाँ पे मिराई का बैंकिंग फाइनेंस फंड देख सकते हैं और एक लार्ज एंड मिड कैप जो मिसिंग कैटेगरी मैंने बोला उनके पोर्टफोलियो में नहीं है तो वहां पे टाटा देख सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अगले कॉलर से बात करेंगे, वीरेंद्र हैं कुरुक्षेत्र से। वीरेंद्र जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा सवाल है कि एक मेरी गुड इवनिंग मैम फंड है, एक तो एडीएसएल फ्लेक्सी कैप फंड मैम जिसमें 3,000 की चल रही है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 1,000 की मैम, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में 3,000 की, ऐसे ही कैनरा वेबको फोकस फंड में 2,000 की चल रही मैम, और एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1,000 की है, और मेरे कुछ लमसम अकाउंट भी है मैम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में अराउंड 90,000 के अराउंड है, और ऐसी डीएसपी मिड कैप फंड में 50,000 के आसपास है मैम, और साथ में मैम मैं शेयर भी लेता हूँ, डायरेक्ट इक्विटी है 5,000 हर महीने में लेता हूँ मैम, तो उसमें 35,000 के आसपास मेरा हो गया मैम अभी। तो मेरा टारगेट है मैम कि मुझे 7 करोड़ के आसपास मुझे मिले 25 साल में, क्या मेरा टारगेट मीट होगा? तो अगर मेरे को इसमें और बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? वीरेंद्र जी मुझे आप अपना टारगेट बताइए। आपने 25 साल में 7 करोड़ की बात कही, सही बात है ये? हाँ जी मैम, मेरे को 7 करोड़ चाहिएगा, और इसमें अगर मेरे को और बढ़ाना कितना बढ़ाना पड़ेगा एसआईपी का? और मैं मैम लमसम भी कर सकता हूँ 4-5 लाख के आसपास अभी, तो वो भी मुझे बताएगा क्या ये सही टाइम है मैं लमसम डालूं? और ठीक है, तो आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट को एक तरफ रख देते हैं, म्यूचुअल फंड एसआईपी पर राय ले लेते हैं, क्योंकि इक्विटी पर विरल राय भी नहीं दे पाएंगे और आपने स्टॉक का नाम बताया भी नहीं है, तो सिर्फ आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लेते हैं। पहले तो इनका फंड्स देखिए आप विरल, इनके पास ऑलरेडी इनके पास 5 म्यूचुअल फंड्स है जिसमें इनकी एसआईपी चल रही है, और ये एसआईपी की वैल्यू है 6, 7, 8, 9, 10,000 की एसआईपीज इनकी चल रही हैं। तो पहले तो ये बताइए ये 5 फंड सही हैं या इनमें कुछ चेंजेस करने हैं, एज इट इज कंटिन्यू करें एसआईपी को? दूसरा, ये इनके पास लमसम भी है जिसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, डीएसजी मिड कैप है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है 25 साल में 7 करोड़ चाहिए, 7 करोड़ पाने के लिए कितनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी? साथ ही जो ये लमसम इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं उसको कहीं लगाएं क्या किसी फंड में, क्या सजेशन? करंट एसआईपी उनकी जो मैंने समझा है यहाँ पे 16,000 की एसआईपी चल रही है दीपाली जी। सिंपल है, अगर आपको ये 16,000 एसआईपी से आप जाओगे और 25 साल में कुछ आप सिर्फ 3 करोड़ हासिल कर पाओगे, तो अगर उनका टारगेट है 7 करोड़, तो एटलीस्ट उनको 37,000 टोटल एसआईपी उनकी 37,000 की एसआईपी होनी चाहिए 7 करोड़ हासिल करने के लिए 25 साल के अंदर। 12% आराम से अचीव हो सकता है अगर ग्रोथ देखे तो, कंपाउंडिंग इफेक्ट देखे तो। 16,000 की एसआईपी अभी चल रही है, 37,000 करना है। फंड्स काफी सही है, फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी डाइवर्सिफाइड किया हुआ है, फ्लेक्सी कैप भी है, फोकस फंड भी है, स्मॉल कैप फंड भी लिया हुआ है। डीएसपी मिड कैप का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो देख सकते हैं, वो सोच सकते हैं उसको चेंज करने के लिए। बाकी देखने जाए तो यही फंड में एडिशनल करके 37,000 की एसआईपी से 7 करोड़ 25 साल में वो कर सकते हैं। और जो लमसम लगाने की बात कर रहे हैं वो कहाँ लगाना है? लमसम इसको एडिशन इसमें ही कर सकते हैं। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, काफी सही फंड है। मिड कैप को चेंज करके दूसरा मिड कैप देख सकते हैं, टाटा का मिड कैप देख सकते हैं, मिराई का मिड कैप देख सकते हैं। तो ये आई थिंक डीएसपी को चेंज करके दूसरे मिड कैप में एडिशनल लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 16,000 के एसआईपी 37,000 के आसपास की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी हर महीने, ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सके। फंड्स जो आपके पास हैं वो बिल्कुल सही हैं, और जो आपके लमसम फंड्स हैं उन्हीं में आप फर्दर फंड्स और ऐड कर सकते हैं, यही सजेशन है। दिनेश शर्मा अगले कॉलर से बातचीत करेंगे, गुड़गांव से हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास अभी टोटल 8 म्यूचुअल फंड्स है। एक तो मैम है फ्रैंकलिन फोकस्ड, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी टॉप 100, मिराई इमर्जिंग, मिराई टेक सेवर, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी और एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैम मेरा सवाल ये है कि, और मेरे टारगेट है मैम 9th ईयर से 2 साल बाद 50 लाख, 10वें साल में फिर 50 लाख और 20 साल बाद 2 करोड़।
मैम माय क्वेश्चन इज कि इन फंड में कुछ चेंजेस करना है और मुझे 3,000 की SIP और चालू करनी है, तो मैं किस फंड में डालूं? इनमें से ही किसी में डालूं या कोई फंड नया चूज करूं? तो 15,000 की आपकी SIPs चल रही हैं, आप टोटल SIP 18,000 की करना चाहते हैं और टारगेट है इनके 9 साल में 50 लाख, 10 साल में 50 लाख, 20 साल में रिटायरमेंट के वक्त 2 करोड़। PF, PPF, HDFC का टर्म प्लान, सुकन्या समृद्धि योजना, LIC इनके पास यानी ट्रेडिशनल टूल्स भी हैं। कैसे समझते हैं इनके पोर्टफोलियो को? कुछ बदलाव करने हैं एग्जिस्टिंग फंड्स में या फिर नहीं? और साथ ही इनके गोल पर आपकी राय। पहले तो मैं ये बोलूंगा उनको, दिनेश जी को, कि कौन से फंड में इंक्रीज करना है वो नोट डाउन कर लीजिए। उनका जो HDFC का स्मॉल कैप फंड है, मिराई का इमर्जिंग ब्लू चिप है, SBI का बैंकिंग फाइनेंशियल है और पराग फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड में वो एडिशनल SIP कर सकते हैं। कोई ज्यादा नए फंड ऐड मत करिए, यही 4 फंड के अंदर आपके SIP ऐड करिए। अभी रही बात उनकी करंट उनकी 15,000 की SIP है और वो देख रहे हैं कि 3 से 5,000 अगर वो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं तो टोटल SIP उनकी 20,000 की हो जाएगी। उनकी ऑलरेडी SIP डेट सेगमेंट में भी है 14,000 के आसपास, PPF, EPF मिला के 14,000 की डेट SIP कर रहे हैं। सिंपल सा हिसाब किताब है यहाँ पे दीपाली जी। 20,000 की इक्विटी SIP अभी अगर वो देखे 20,000 की SIP अभी जो वो बढ़ा के अगर वो 20,000 पहुंचेंगे, 15,000 की या 20,000 पहुंचेंगे, तो ओवरऑल 20 साल में वो 2 करोड़ का कॉर्पस कर सकते हैं। अभी अगर 3 करोड़ का कॉर्पस करना है उनको, यानी अगर आप उनका देखें कि भाई उनको 50 लाख चाहिए और फिर 2 करोड़ चाहिए, एक तो टोटल 3 करोड़ चाहिए। तो 3 करोड़ के लिए एटलीस्ट उनका जो SIP होना चाहिए वो टोटल होना चाहिए 30,000 का। 30,000 का SIP अगर वो इंक्रीज करके कर सकते हैं तो वो आसानी से 3 करोड़ का कॉर्पस कर सकते हैं और डेफिनेटली 14,000 की भी जो SIP डेट में कर रहे हैं, वहां से भी वो 75 से 80 लाख जुड़ा पाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो SIP उन जो सोच रहे हैं 5,000 की बढ़ाने की, से अगर वो थोड़ा और बढ़ा सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ओवरऑल 3 करोड़ का कॉर्पस वो हासिल कर सकते हैं। फंड्स में कोई बदलाव नहीं करने? फंड के बदलाव मैंने कहा, शुरू में ही कहा, 4 फंड्स जो है उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में से, जैसे HDFC स्मॉल कैप, मिरा इमर्जिंग, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल और पराग परिग, ये चारों ही फंड में वो ऐड करें। जो भी नई SIP करेंगे ये चारों फंड में वो पैसा ऐड कर सकते हैं। और बाकी फंड्स जो है उनको रखें या उनसे निकल जाएं? नहीं, रखा है, कंटिन्यू करना है, काफी सही फंड है। ओके, चलिए ठीक है। तो चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, उसके हिसाब से बदलाव आप कर सकते हैं। रुक एक ब्रेक ले लेते हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस पर लेंगे विरल की राय। दिनेश जी विरल बताइए। दिनेश जी को और एक रिक्वेस्ट है, उनका जो इंश्योरेंस है वो कम है, 50 लाख का इंश्योरेंस बहुत ही कम है। एटलीस्ट उनको सोचिए कि 1.5 से 2 करोड़ का वो करे, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो टारगेट से मेल नहीं खाता है। अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया तो इंश्योरेंस कम पड़ेगा। ओके, चलिए, तो इंश्योरेंस अमाउंट को, टर्म इंश्योरेंस को 50 लाख से बढ़ाकर 1-1.5 करोड़ तो कम से कम कीजिए, या फिर जो 2 करोड़ का आपका रिटायरमेंट का टारगेट है उतना कीजिए, ताकि अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकें। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। वासुदेव है हमारे साथ भुवनेश्वर, उड़ीसा से। वासुदेव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। मैंने डिटेल भेजा हुआ है मेरा क्वेश्चन। बेसिकली मैं 55 साल का हूँ और लास्ट ईयर अर्ली रिटायरमेंट लिया हूँ। मैंने मेरा जो रिटायरमेंट फंड है वो केवल यही म्यूचुअल फंड से या इसी से ही मेरा इनकम जुड़ा हुआ है। तो मैंने करीब 3 बकेट में उसको डिवाइड किया है। 5 साल के लिए जो खर्चा है उसको एक अलग बकेट किया, 6 से 10 साल के लिए अलग, और बकेट 3 में मैंने 10 से 35 साल का खर्चा जो इकट्ठा किया हुआ है। एंड अगेन डिटेल्स, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द फंड्स एंड ऑल दैट जो मैंने उसमें डाला हुआ है। तो मेरा मेन वही क्वेश्चन था कि ये सही है, फंड चुनाव सही है कि नहीं है, ये स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं है, और कुछ बदलाव करना है, कुछ सुझाव पता करना था। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स में तो आपका 7-8 करोड़ के आसपास लगा हुआ है अगर मैं सही हूं तो, और इक्विटी में आपने 1.5 करोड़ लगाया हुआ है। तो इन्होंने स्ट्रैटेजी तो ठीक अपनाई है वासुदेव जी ने। विरल, 5 साल में 3 करोड़ का टारगेट है, 6 से 10 साल में 2 करोड़ का, और 10 से 35 साल में 6 करोड़ का टारगेट। उसके लिए इन्होंने 3 बास्केट को चुना है। इसके अलावा इनका 1 करोड़ के आसपास NPS और PPF में भी निवेश है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से अपने गोल्स को ये हासिल कर पाएंगे? लगता तो है, लाइकली तो है। बाकी आप बताइए
कि कर पाएंगे कि नहीं, और दूसरा ये कुछ चेंज करना है पोर्टफोलियो में या नहीं? वो 3 चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की है मैंने ये पोर्टफोलियो में। मैं जो उनको सजेशन वासुदेव जी को ये कहूंगा, स्ट्रेटेजी काफी सही है, स्ट्रेटेजी में कोई इशू नहीं है। डेफिनेटली शायद से वो जो एक्सपेंसेस यहाँ पे बता रहे हैं 2 लाख का, वो आप SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल कर सकते हैं डेट फंड में से, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना वासुदेव जी, जैसे ही आपका जो 10 साल वाला गोल आएगा, 10वें साल में जब भी आप पहुंचते रहेंगे, अभी देखिए आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में है ना, टोटल पोर्टफोलियो काफी ज्यादा फंड्स हैं, ठीक है। अभी डेट फंड्स इतने सारे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, आपको विड्रॉवल करना है डेट फंड से, तो डेट फंड कम करिए। मेरे ख्याल से आपके ऑलमोस्ट 15 फंड्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो 15 फंड में से आप एटलीस्ट आपका जो पूरा पोर्टफोलियो वो 6 से 7 फंड के आसपास रखिए, आपको ट्रैकिंग करने के लिए आसानी होगी। आप विड्रॉवल आसानी तरीके से ले सकते हैं SWP के फॉर्म में, ठीक है। तो डेट फंड्स को कंसोलिडेटेड करिए, ठीक है। आपके हाइब्रिड फंड्स है, उसको भी आप अपने 5 या 6 साल के बाद वाला जो टारगेट है उससे आप SWP ले सकते हैं, डेट फंड से SWP ले सकते हैं। आपका इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है वो भी, तो ओवरऑल 15 फंड में से आप 7 से 8 फंड करिए, कंसोलिडेटेड करिए आपके फंड्स को, डेट फंड्स को, आपके इक्विटी फंड्स को और आपके हाइब्रिड फंड्स को। और एक चीज मैं ये कहूंगा कि जो आपकी 10 साल वाले की जो आगे की स्ट्रेटेजी है, जो आपके इक्विटी फंड्स जो है, यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ कि टोटल 6 आपके इक्विटी फंड्स है। जैसे ही आपका गोल अप्रोच आपका आने वाला होगा साल, उसके 1-2 साल पहले देखिए मार्केट की क्या सिचुएशन है, और हो सके तो वो इक्विटी फंड को डेट पे शिफ्ट कर दिए, क्योंकि अगर 2 साल के बाद जो आपका अप्रोच हो रहा है वो गोल, उसमें अगर मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आ गई तो आपको नुकसान ना हो। तो यही सजेशन रहेगा, स्ट्रेटेजी फाइन है, फंड कंसोलिडेटेड करिए सिर्फ। ओके, चलिए, तो स्ट्रैटेजी ठीक है, ज्यादा लंबा पोर्टफोलियो आपको रखने की जरूरत नहीं है, 6 से 7 फंड्स में रखिए। ऑल्दो आपने जो फंड्स चुने हैं वो सही है, टुवर्ड्स अपने गोल के नजदीक पहुंचते हुए अपने फंड्स को या अपने पैसे को डेट फंड्स में ट्रांसफर कर दे ताकि वो सिक्योर रहें। चलिए, शुक्रिया विरल शो में आने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते विरल के जो टॉप फंड्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाते हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं किन फंड्स के साथ वो शुरुआत कर सकते हैं। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए और शुरुआत कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट की। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।